Hello friends, good morning. And so today we will start the new topic and brand new topic, whichever the very important topic and which is the very difficult topic in English language and English grammar, the noun case. So here is the topic of our noun case. What is the noun case? Examine the sentence. In first I will put up a question. Examine the sentence. इन sentence को आप examine कीजिए, पर्यवेक्षण कीजिए. तो चलिए अपन देखते हैं. जोहन थ्रू अ स्टोन. जोहन थ्रू अ स्टोन. जोहन ने एक पत्थर फेंका. द हॉर्स किक द बॉय. द हॉर्स किक द बॉय. जो घोड़ा है उसने है जो एक लड़के के एक प्रकार से किक आउट किया उसको. इन द सेंटेंस एग्जामाइन के लिए मैंने कहा तो इन सेंटेंस वन पहले जो सेंटेंस में है द नाउन जोहन इज सब्जेक्ट. वहाँ पर हमें जो जोहन है वो हमें सब्जेक्ट प्रतीत होता है, लेकिन इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन. लेकिन अब अपन अगर उससे जोहन थ्रू अ स्टोन से अगर हूँ से पुटअप अगर क्वेश्चंस करते हैं कि पत्थर किसने फेंका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि जो आंसर जो आएगा हमारे पास वो है जो एक प्रकार से जोहन आएगा. अब उसके बाद देखिए द ग्रुप ऑफ वर्ड एक प्रकार से शब्दों का समूह थ्रू अ स्टोन इन द प्रेडिकेट. ये एक प्रकार से हमारा प्रेडिकेट हुआ. जो मेरी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने तुम्हें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सारा सब कुछ कंप्लीटली डिटेल्स बता हुआ है. और इससे पहले जो मैंने एक टॉपिक था उसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में मैंने वीडियो लेक्चर डाला है. तो नाउन नंबर्स हैं जिसमें, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके आपको दोनों के दोनों या फिर 3 वीडियोस हैं वो उनकी आपको लिंक मिल जाएगी. तो उससे भी देखना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल है. अब देखिए यहाँ पर द प्रेडिकेट कंटेंट्स द वर्ब थ्रू. जो प्रेडिकेट होता है वो हमारा वर्ब को रख लेता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला जो टॉपिक है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर जाकर देखना उसको. तो ये एक प्रकार से प्रेडिकेट तो है जो कंटेंट रखता है कि एक प्रकार से इसको हमारे प्रेडिकेट को, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, वर्ब थ्रू. नाउ वी लुक नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन. व्हाट डिड जोहन थ्रू. कि जोहन ने है जो क्या फेंका. अब देखिए अ स्टोन. तो स्टोन इज ऑब्जेक्ट. तो हमारा यहाँ पर स्टोन तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. अब मैंने एग्जामाइन के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो पहला जो सेंटेंस है उसमें अपन ने हूँ से प्रश्न पूछा तो वहाँ पर हमारे सामने आया सब्जेक्ट. अब सेकंड बारी में अपन उनसे उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड जोहन थ्रो. कि जोहन ने क्या फेंका. तो स्टोन यहाँ पर हमारे सामने आया. तो स्टोन इज आवर ऑब्जेक्ट. तो हमारा स्टोन यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है. विच जोहन थ्रो, जो कि जोहन ने फेंका है. द नाउन टू बी इज देयर फॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. तो इसलिए यहाँ पर जो अपन इसे कहेंगे तो ये यहाँ पर अपन इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. इसमें अपन ने कुछ नहीं पूछा, दोनों दोनों सेंटेंस आपको ऊपर के पढ़ने हैं. और पहले सेंटेंस में आपको जो है हूँ से क्वेश्चन पुटअप करना है कि पत्थर किसने फेंका. तो जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. और अपन जब वाट से जब क्वेश्चन पुटअप करेंगे उससे, जैसे वाट डिड जोहन थ्रो कि जोहन ने क्या फेंका, तो उसके बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो उसके बाद का आपका ऑब्जेक्ट होगा. यहाँ तक तो बिल्कुल आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा. सेकंड स्लाइड पे अपन चलते हैं. सेकंड स्लाइड में मैंने दो ही इन सेंटेंस टू. अब आपने सेंटेंस टू भी पढ़ा होगा. तो देखिए वहाँ पर द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट. वहाँ पर हॉर्स किक्ड अ बॉय. हॉर्स किक्ड अ बॉय, यही सेंटेंस था हमारा पहला वाला कि द हॉर्स किक्ड द बॉय, ये वाला सेंटेंस था. तो देखिए इन सेंटेंस टू द नाउन हॉर्स इज सब्जेक्ट. वहाँ पर भी सीधी सी बात है, वो सब्जेक्ट हो गया हॉर्स. इट इज आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय. अब अपन उससे पूछते हैं कि हु किक्ड द बॉय. तो वहाँ पर सीधी सी हमें जवाब मिलता है कि किसने है जो लात मारी लड़के के, घोड़े ने. तो द नाउन बॉय, कि जो नाउन बॉय है इज द ऑब्जेक्ट. वो हमारा बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हुम डिड द हॉर्स किक. कि किसको घोड़े ने लात मारी. तो यहाँ पर जो जवाब आएगा हमारा
क्या तो द यहाँ पर वो आएगा द बॉय, तो फिर द बॉय हमारा हो गया, सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट। अरे वही सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बच्चे थे। देखिए 49 में अपने क्या सामने आता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन। अब रूल में बता रहा हूँ, रूल पे ध्यान देना दोस्तों, कि जब एक नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वो प्रयोग में लाए जाते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब की तरह, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। अब वो है जो हमारे पास नॉमिनेटिव केस वो रहेगा, मतलब एक प्रकार से जो हमारा सब्जेक्ट है उसे अपन क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। इट इज सेड टू बी, यहाँ पर यूज्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब का जो सब्जेक्ट जो रहेगा, वर्ब की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसे अब तो अपन नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अब बात समझ में आएगी होगी कि नॉमिनेटिव केस किसे कहेंगे, जब वर्ब का जो सब्जेक्ट रहता है, क्रिया का जो मेन सब्जेक्ट जो रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। चलते हैं थर्ड स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पर, when a noun or pronoun is used as the object of a verb, जब नाउन और प्रोनाउन का है जो अगर सब्जेक्ट के ऊपर आता है तो वो नॉमिनेटिव हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर रहता है, तो इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस अपन उसे कह सकते हैं। तो दोनों में अपन ने ये डिफरेंस निकाला, अगर है जो वर्ब का जो है सब्जेक्ट है तो वो तो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, और अगर वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, या जिसे अपन कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस। तो देखिए यहाँ पर नोट दे रखा है आपको, नोट टू फाइंड द नॉमिनेटिव। अगर आपको है जो फाइंड अगर करना है नॉमिनेटिव केस, अगर आपको नॉमिनेटिव केस का पता लगाना है तो वहाँ पर आप पुट हूँ से आप प्रश्न पूछ लो, तो वहाँ पर आपको आसानी से उसका जवाब मिल जाएगा। हूँ मतलब होता है एक प्रकार से कौन, कौन, तो कौन का जब आप सेंटेंस से प्रश्न पूछोगे कि तो वहाँ पर आपको आसानी से नॉमिनेटिव केस का जवाब मिल जाएगा। और वाट बिफोर द वर्ब, और अगर है जो बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले अगर अपन वाट से प्रश्न अगर पूछते हैं, वाट से, तो वहाँ पर है जो अपना एक्यूजेटिव केस या फिर जिसे अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, वो अपने को वहाँ पर मिल जाएगा। टू फाइंड द एक्यूजेटिव पुट, अब देखिए टू फाइंड द एक्यूजेटिव पुट होम का प्रश्न अपन यहाँ पर करेंगे दोस्तों। अब देखिए होम से अगर यहाँ पर अपन जोड़ेंगे तो सॉरी मतलब वो हूँ है, जो वो हूँ का जो प्रयोग रहेगा वो एक प्रकार से उसमें अपन नॉमिनेटिव केस ही पाएंगे। अब टू फाइंड द एक्यूजेटिव पुट होम, अगर होम से अपन प्रश्न उठाते हैं और वाट से अगर प्रश्न उठाते हैं तो बिफोर द वर्ब, जो वर्ब के पहले, एंड इट्स सब्जेक्ट, और जो इसका जो सब्जेक्ट है तो उनको अपन वहाँ पर पाते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस करेक्टली। 50 नंबर का जो रूल है, अ नाउन विच कम्स, एक नाउन जो कम्स आती है आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आती है, इज ऑल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, तो इट इज ऑल्सो सेड, तो ये हमेशा कही जाती है टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, तो ये हमेशा एक्यूजेटिव केस में रहेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के नाउन, एक नाउन है जो विच आती है आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आती है तो वो हमारा एक्यूजेटिव केस रहेगा। जैसे द बुक इज यहाँ तक आ गया हमारा, और नाउन हो गया हमारा द बुक इज इन द डेस्क। अब यहाँ पर देखिए इन आ गया आफ्टर अ प्रीपोजिशन, अ नाउन विच कम्स, एक नाउन जो आती है पहले, विच कम द डेस्क, तो यहाँ पर देखिए इन द डेस्क, डेस्क 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 डेस्क। तो उसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे द नाउन डेस्क, जो नाउन है हमारे यहाँ पर डेस्क, और आगे का जो फर्स्ट नाउन है द बुक, तो यहाँ पर देखिए इज इन एक्यूजेटिव केस, ये एक एक्यूजेटिव केस है, गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन इन, और ये किसके द्वारा है, प्रीपोजिशन के द्वारा। यहाँ पर है जो प्रीपोजिशन इन, इनका हाँ अगर है जो प्रयोग होता है या फिर कोई सा भी प्रयोग होता है आफ्टर नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, देन आफ्टर वी विल फाइंड अ एक्यूजेटिव केस। सो लेट्स स्टार्ट अप नेक्स्ट रूल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जो 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनको आपको है जो एक प्रकार से एग्जामाइन करना है। हरी ब्रोक द विंडो, अब यहाँ पर देखिए जो द विंडो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है,
और है जो द विंडो वाज ब्रोकन। अब यहाँ पर जो द विंडो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इट विल बी सीन, ये देखा है हमने, दैट नाउन्स इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी में जो नाउन्स होते हैं हैव द सेम फॉर्म, वो सेम फॉर्म में होते हैं एक प्रकार से, फॉर द नॉमिनेटिव केस के लिए भी एंड द एक्यूजेटिव केस के लिए भी। लेकिन जब अपन उनसे अपन प्रश्न पूछते हैं व्हाट और whom से, तो वहाँ पर अपने को पता लगता है, और who से द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, जो नॉमिनेटिव जो रहेगा वो जनरली तो है जो वर्ब के पहले आएगा, वर्ब के पहले, बिफोर वर्ब के पहले, एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, और जो एक्यूजेटिव रहेगा वो वर्ब के बाद आएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो नॉमिनेटिव जो केस रहेगा वो वर्ब के पहले आएगा, और जो एक्यूजेटिव केस रहेगा वो वर्ब के बाद में आएगा। हैंस, इस प्रकार, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, तो ये इस प्रकार से इनमें डिफ्रेंशिएट अपन कर सकते हैं, डिफरेंट अपन इनमें पहचान सकते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का ऑर्डर है, जिस प्रकार से जमे हुए हैं शब्द, कि जैसे कि वर्ब आ गया तो वर्ब से पहले वाला जो रहेगा जो नाउन जो रहेगा वो नॉमिनेटिव केस रहेगा, और जो है वर्ब के बाद आता है तो फिर वो अक्यूजेटिव केस रहेगा। तो ये एक प्रकार से ऑर्डर हो गया, जमा हुआ हो गया कि किस प्रकार से वो जमे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 4th नंबर की। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, द नॉमिनेटिव जनरली, कि जो नॉमिनेटिव जो है वो जनरली तो है जो वर्ब के, अपन ने ये पढ़ लिया बाय द सेंस ऑर्डर और बाय द सेंस, और उनका अर्थ से भी अपन यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, तुलना आपको यहाँ पर करनी है, कि तुलना क्या बताती है हमें। रमा गेव अ बॉल, रमा ने एक बॉल दी। रमा गेव हरी अ बॉल, रमा ने हरी को एक बॉल दी। तो देखिए इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में द नाउन है जो बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, जो गेव है वर्ब जो हमारी है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हुआ अ बॉल प्रत्येक सेंटेंस में। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इन द सेकेंड सेंटेंस, जब अपन सेकेंड सेंटेंस में चलते हैं, वी आर टोल्ड दैट, हम बताते हैं कि हरी वाज द पर्सन टू हुम रमा गेव अ बॉल, कि रमा ऐसी लड़की है जिसने हरी को बॉल दी है। तो यहाँ पर अब अपन देखेंगे कि द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब है यहाँ पर, अगर यहाँ जो डबल ऑब्जेक्ट अपन मिलते हैं, तो वर्ब के जो बाद वाला जो जस्ट वर्ब के बाद वाला जो अपना ऑब्जेक्ट रहेगा उसे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, गेव जो हमारी वर्ब है ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है लास्ट वाला अबोल ये डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट है। द नाउन बॉल, जो नाउन बॉल है, द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी अपन कह सकते हैं उसे, या फिर मेन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अपन उसे कह सकते हैं, इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं तुम्हें बताया। इट विल बी नोटिस, यहाँ पर इट नोटिस किया गया है दैट द पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अपन पोजीशन की बात करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती है। इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, हमेशा अचानक ही कहाँ पर दिखने को मिलेगी, बिल्कुल तत्काल में ही, आफ्टर द वर्ब। आफ्टर द वर्ब के बाद, जैसे यहाँ पर गेव है, तो यहाँ पर देखिए कि गेव के बाद है जो भी अपने पास आ रहा है वर्ब के बाद, मतलब जो भी आ रहा है वो हमारा एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और आफ्टर द वर्ब, और अगर वर्ब के बाद अगर कोई आता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे अपन कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर मेन ऑब्जेक्ट भी अपन उसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने के लिए हैं जो अपन माइंड में नोट करेंगे। देखिए कैसे नोट। रमा गेव हरी अ बॉल, तो यहाँ पर रमा है जो अपना नॉमिनेटिव केस हुआ, गेव हमारी वर्ब हो गई, हरी है जो हमारा एक प्रकार से वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और अ बॉल है जो हमारा एक प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो रमा गेव अ बॉल टू हरी। अब यहाँ पर देखिए रमा हमारा एक्यूजेटिव केस नॉमिनेटिव केस हुआ, गेव अ बॉल आया, तो ये हमारा अ बॉल यहाँ पर क्या हो गया, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू हरी, तो हरी है जो अपना वहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, विल यू डू मी अ फेवर, तो विल यू डू अ फेवर टू मी। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेम टू सेम फर्स्ट वाले के हिसाब से, ये आई बोट रमा अ बॉल, आई बोट
अ बॉल फॉर रमा, बिल्कुल जैसे कि जैसे एग्जांपल्स हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और ये बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उन वीडियो को ज़रूर देखना ताकि जो अपन आगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक के बाद है जो अपन कतई जहर वाले मोमेंट्स अपन लेने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।